हेलो स्टूडेंट्स। कंपनी सचिव के महत्व, उसकी परिभाषा, अधिकार, दायित्व, कर्तव्यों के बाद उनकी जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो दायित्व हैं, उनके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में कंपनी सचिव के विभिन्न दायित्वों की विस्तार से चर्चा करेंगे। कंपनी सचिव के दायित्व भी बहुत विस्तृत होते हैं, विभिन्न पक्षों के प्रति होते हैं। तो इन विभिन्न पक्षों को हम क्रमशः अलग अलग भागों में बांट के उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात आती है जो संचालकों के प्रति उत्तरदायित्व है। कंपनी सचिव का सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजिंग डायरेक्टर्स के प्रति या संचालकों के प्रति है। कंपनी सचिव कंपनी के कर्मचारियों, जो बाह्य पक्षकार हैं, उनके और संचालकों के बीच प्रभावपूर्ण संबंध स्थापित करने का कार्य करते हैं। इसलिए वो संचालकों के प्रवक्ता भी कहे जाते हैं, माउथपीस भी कहे जाते हैं, और उनको वो सभी कार्य करने पड़ते हैं जो विधान के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी माने गए हैं। और जो बहुत सारे काम हैं उनकी अगर हम संक्षेप में चर्चा करें तो संचालकों को कंपनी के संबंध में ब्रीफिंग देना, विवरण देना, एजेंडा है जो सभाओं के संबंध में जो एजेंडा बनाया जाता है उसके साथ आवश्यक प्रलेख लगाना, प्रस्ताव जो आते हैं, जितने भी प्रस्ताव आते हैं उनके क्रियान्वित करने के उद्देश्य से उनकी सारी डिटेल्स तैयार करना, सभाओं की व्यवस्था करना, सभाओं के अनुरूप वातावरण और परिस्थितियां तय करना, सभाओं की कार्यवाही को संचालित करना, संचालकों को उनसे संबंधित मामलों में, सेवा अनुबंधों में, समितियों में नियुक्ति के संबंध में, सभाओं और उनकी रिपोर्ट के संबंध में सही सलाह देना, राय देना, सहायता करना, संचालकों के आदेशों का उचित रूप से पालना करवाना, संचालकों के द्वारा अगर कोई कानून के विरुद्ध काम किया जाता है तो उनको मार्गदर्शन प्रदान करना, उनको उल्लंघन नहीं होने देने के संबंध में सलाह देना, संचालक मंडल की सभा की सूचना सभी संचालकों को देना और सभा की व्यवस्था करना, संचालक मंडल के अध्यक्ष के निर्देश से सभा की कार्यवाही का संचालन करना, सभा के मिनट्स लिखना, उन पर सिग्नेचर करवाना और उनकी पुष्टि करवाना, संचालकों की रिपोर्ट जिसको हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट के नाम से जानते हैं वो सब तैयार करवाना, ये सब दायित्व संचालकों के प्रति सचिव के माने गए हैं। तो ये उत्तरदायित्व बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये संचालकों के प्रति उत्तरदायित्व। इसके बाद बात आती है पूर्णकालिक प्रबंधकीय अधिकारियों के प्रति उनके क्या उत्तरदायित्व हैं। तो जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं या होल टाइम मैनेजर्स हैं उनके प्रति भी कंपनी सचिव के बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं, दायित्व हैं। उनकी हम बात करें तो कंपनी सचिव को अधिकांश समय इनके साथ ही व्यतीत करना होता है, इनके संपर्क में रहकर इनके दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है। तो इनके प्रति भी उसके दायित्व बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट हैं। तो जिसमें कंपनी सचिवीय कार्यालय को उचित रूप से ऑर्गेनाइज्ड वे में संचालित करना, प्रबंध संचालक, प्रबंधक, संचालकों, कर्मचारियों और बाह्य पक्षकारों के मध्य प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने का कार्य भी इन्हीं के ऊपर है। जो विभिन्न पक्षकार हैं उनके बीच किए जाने वाले अनुबंधों को तैयार करना, कंपनी की जो कॉमन सील है, सार्वमुद्रा है या उससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण प्रलेख हैं उनको सुरक्षित रखना, कंपनी के कार्यों की गोपनीयता बनाए रखना, विभिन्न कार्यों में जो वैधानिक जटिलताएं आती हैं उसके संबंध में प्रबंधकों को स्पष्ट करना, सलाह देना, मार्गदर्शन प्रदान करना, सभी सूचनाएं, प्रतिवेदन, प्रलेख
यथासमय रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना, और इसके अलावा जितनी भी वैधानिक पुस्तकें, प्रपत्र आदि हैं उनको समय पर तैयार करवाना, ये सब उत्तरदायित्व भी कंपनी सचिव के प्रबंधकीय अधिकारियों के प्रति माने गए हैं। अंशधारियों के प्रति दायित्व। कंपनी में अंशधारियों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। शेयर होल्डर्स कंपनी का एक बहुत बड़ा अंग हैं। उन्हीं के ऊपर कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ रहता है, और वे असली में सही मायने में तो स्वामी अंशधारी हैं। कानून के नज़र में उनका अस्तित्व पृथक होते हुए भी वो कंपनी से डायरेक्ट रिलेटेड रहते हैं, संबंधित रहते हैं। तो कंपनी सचिव के उनके प्रति भी बहुत इम्पोर्टेंट दायित्व और कर्तव्य होते हैं, जिसमें हम अगर बात करें तो उनको अंशधारियों को अंश आवंटन की सूचना भेजना, शेयर अलॉटमेंट जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद शेयर की जो कॉल्स होती हैं, अगर कोई बकाया है तो उसकी सूचना देना, यदि कोई शेयर फोरफिट कर लिए गए हैं, हरण कर लिए गए हैं तो उसकी सूचना देना, अंशधारियों के साथ उचित व्यवहार करना, नम्रता से पेश आना, शिष्टता से पेश आना, लाभांश अगर कोई अनाउंस हुआ है तो उसके निर्धारित अवधि में लाभांश का भुगतान करना, उचित समयावधि में अंश प्रमाण पत्र और ऋण प्रमाण पत्र आदि जारी करना, बोनस अंश यदि कोई अनाउंस हुए हैं, जारी किए गए हैं तो यथा समय बोनस कंपनी शेयर होल्डर्स को उपलब्ध कराना, राइट्स अगर कोई जारी किया गया है तो राइट्स जारी करने के प्रस्ताव पत्र आदि भेजना, अलॉट करवाना, सभाओं की सूचना देना समय पर, पुस्तकों और रजिस्टरों आदि के निरीक्षण की सुविधाएं अंशधारियों को प्रदान करना, वार्षिक खाते और अन्य आवश्यक रिपोर्ट भेजना, सदस्यों द्वारा जो सूचनाएं विभिन्न समय पर मांगी जाती हैं, पूछताछ की जाती हैं, उसका पत्रोत्तर देना, सीमा नियम, अंतर नियम और प्रपत्रों और अनुबंधों आदि की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना, ये सभी जो अंशधारी जो भी उचित सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, वो उचित सूचनाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व कंपनी सचिव का ही माना गया है। ऋणदाताओं के प्रति दायित्व। कंपनी में ऋणदाताओं का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। कंपनी दो ही प्रकार से फाइनेंस जुटा सकती है, या तो अंशधारियों से पैसा प्राप्त करे या ऋणदाताओं से ऋण के रूप में प्राप्त करे। तो कंपनी सचिव के इनके प्रति भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं। उसमें हम बता सकते हैं कि ऋणदाताओं द्वारा कंपनी के संबंध में यदि कोई सूचना मांगी जाती है तो उसे उपलब्ध कराने का काम भी कंपनी सचिव का है। ऋणदाताओं को उनके ऋणों के अनुरूप उचित और यथा समय ब्याज का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है, तो ये जिम्मेदारी भी कंपनी सचिव की प्रमुख मानी गई है। सामान्य ऋणदाताओं को अनुबंध की शर्तों के अनुसार यथा समय ऋण चुकाए जाने का अधिकार होता है, तो कंपनी सचिव को उन ऋणदाताओं को ऋण चुकाने का भी जिम्मेदारी होती है। ऋण पत्रों की परिपक्वता अवधि समाप्त होने पर ऋणदाताओं को सूचित करना और भुगतान करने की व्यवस्था करना, ऋणदाताओं की समस्याओं को सुनना और उनके उचित निराकरण की व्यवस्था करना, ऋणदाताओं की अगर कोई सभा बुलाई जाती है तो उनको उचित सूचना भेजना, ये सब जो कार्य हैं वो कंपनी सचिव की जिम्मेदारी माने गए हैं। कार्यालय तथा कर्मचारियों के प्रति भी कंपनी सचिव के कुछ दायित्व होते हैं, क्योंकि कंपनी सचिव एक प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो कार्यालय और कर्मचारियों के प्रति भी उसके दायित्व इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें कार्यालय को विभिन्न विभागों और उप विभागों में बांटना, विभाजित करना, विभिन्न व्यक्तियों को कार्य सौंपना, कार्यों का उचित बंटवारा करना, उचित कर्मचारियों का चयन करना, उनकी रुचि के अनुसार उनको कार्यभार सौंपना, कार्यालय के लिए
अच्छे उपकरणों की व्यवस्था करना, उनके रखरखाव का प्रबंध करना, विभिन्न विभागों में प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करना, अभिलेख तैयार कराना और उन्हें सुरक्षित रखवाने की व्यवस्था करना, उचित संचार माध्यमों की व्यवस्था करना और उचित व्यक्ति तक यथासमय सूचनाएं पहुंचाने की व्यवस्था करना, कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करना और कार्यालय में सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करना, ये सारे कार्यालय के प्रति, ये सारी जिम्मेदारियां कार्यालय और कर्मचारियों के प्रति कंपनी सचिव की मानी गई हैं। इसके साथ साथ जनता के प्रति भी कंपनी सचिव के बहुत इम्पोर्टेंट दायित्व होते हैं, चूँकि कंपनी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली कंपनी मानी गई है, समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, समाज में रहकर समाज के साधनों से समाज में व्यवसाय प्रदान करती है। तो ये माना जाता है कि कंपनी को समाज के खुशहाली के लिए, कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तो कंपनी सचिव का जनता के प्रति भी दायित्व होता है। उसमें जनता में से कोई भी व्यक्ति अगर कोई सूचना मांगता है और अगर संभव हो तो उचित तरीके से उसको उपलब्ध कराना, जनता के प्रश्नों का, पत्रों का जवाब देना, नए अंशों के निर्गमन के समय जनता के सभी वर्गों को अंशों का निर्गमन कराने का प्रयास करना, जनता के प्रति कंपनी के सामाजिक दायित्वों की पूर्ति के लिए संचालक मंडल को सलाह देना, मार्गदर्शन देना, अंशों के ट्रांसफ़र के समय सामान्य जनता के प्रति समानता का व्यवहार करना और अनावश्यक रोक नहीं लगाना, प्रतिबंध नहीं लगाना, कंपनी की जो ट्रांसफ़र बुक्स होती हैं, अंतरण पुस्तिकाएं होती हैं, उनके और सदस्यों को रजिस्टर को बंद रखने की उचित सूचना प्रसारित करना, सीमा नियम और अंतर नियमों तथा अन्य प्रपत्रों की प्रतिलिपि मांगने और उचित समय पर सही प्रतिलिपि प्रदान करना, उपलब्ध कराना, ये जनता के प्रति कुछ उसके दायित्व होते हैं। कुछ अन्य दायित्व भी कंपनी सचिव के माने गए हैं, जिसमें कभी भी कहीं भी आवश्यकता पड़े तो कंपनी का प्रतिनिधित्व करना, कंपनी के हितों को सुरक्षित रखना, सारे कार्य उचित और पूर्ण सावधानी से करना, आपातकाल में कंपनी के हितों की रक्षा करने के लिए जितने भी उपाय वो कर सकता है उसको करने चाहिए, विभिन्न गोपनीय मामलों में गोपनीयता बरतना, कंपनी की गोपनीय सूचनाओं से कोई निजी हित का काम नहीं करना, सारे कार्य पूर्ण परिश्रम और ईमानदारी से करना, ये सब अन्य दायित्वों के अंतर्गत आते हैं। अंशधारियों के प्रति दायित्व, कंपनी में अंशधारियों का एक बहुत बड़ा रोल होता है। शेयर होल्डर्स कंपनी का एक बहुत बड़ा अंग हैं, उन्हीं के ऊपर कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर टिका हुआ रहता है और वे असली में सही मायने में तो स्वामी अंशधारी हैं। कानून के नज़र में उनका अस्तित्व पृथक होते हुए भी वो कंपनी से डायरेक्ट रिलेटेड रहते हैं, संबंधित रहते हैं। तो कंपनी सचिव के उनके प्रति भी बहुत इम्पोर्टेंट दायित्व और कर्तव्य होते हैं, जिसमें हम अगर बात करें तो उनको अंशधारियों को अंश आवंटन की सूचना भेजना, शेयर अलॉटमेंट जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद शेयर की जो कॉल्स होती हैं, अगर कोई बकाया है तो उसकी सूचना देना, यदि कोई शेयर फोरफिट कर लिए गए हैं, हरण कर लिए गए हैं तो उसकी सूचना देना, अंशधारियों के साथ उचित व्यवहार करना, नम्रता से पेश आना, शिष्टता से पेश आना, लाभांश, अगर कंपनी की वार्षिक साधारण सभा आयोजित नहीं की जाती है तो कंपनी सचिव को 1 लाख रुपए तक का अर्थदंड दिया जा सकता है। यदि ऐसा दोष जारी रहता है तो उसे 5,000 रुपये प्रतिदिन तक का अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है और तब तक किया जा सकता है जब तक कि ऐसा दोष जारी रहता है। अगर अधिकरण के आदेश से वार्षिक साधारण सभा आयोजित नहीं की जाती है तो 1 लाख रुपए तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है।
यदि ऐसा दोष जारी रहता है तो उसे 5,000 रुपये प्रतिदिन तक का अर्थदंड दिया जा सकता है और वो तब तक जारी रह सकता है जब तक कि ऐसा दोष जारी रहता है। अधिकरण के आदेश पर असामान्य साधारण सभा आयोजित अगर नहीं करता है तो उसे 1 लाख रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। यदि ऐसा दोष जारी रहता है तो उसे 5,000 रुपये प्रतिदिन तक का अर्थदंड दिया जा सकता है जब तक कि ऐसा दोष जारी रहता है। सभा की सूचना के साथ विशेष संकल्प से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण अगर वो संलग्न नहीं करता है तो 50,000 रुपये तक का अथवा कंपनी सचिव अथवा उसके रिश्तेदार को होने वाले लाभ के 5 गुना राशि तक का जो भी बनता हो वो अर्थदंड दिया जा सकता है। इसके अलावा सदस्यों का संकल्प प्रसारित नहीं करने पर 25,000 रुपये का अर्थदंड दिया जा सकता है। पंजीयन योग्य संकल्पों और ठहरावों का पंजीयन नहीं कराने पर उसे कम से कम 1 लाख रुपये का और अधिकतम 5 लाख रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। संचालक मंडल या कंपनी की सभा के मिनट्स को सही ढंग से मेंटेन नहीं करने पर 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। साधारण सभा के सूक्ष्म का निरीक्षण नहीं कराने या उसकी प्रतिलिपि नहीं देने पर 5,000 रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। संचालक मंडल की सभा की उचित सूचना नहीं देने पर 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। संचालकों और मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारियों का रजिस्टर अगर वो सही ढंग से मेंटेन नहीं करता है तो कम से कम 50,000 रुपये और अधिकतम 5 लाख रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। संचालकों तथा मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारियों की अंशधारिता का रजिस्टर अगर वो नहीं रखता है तो कम से कम 50,000 रुपये और अधिकतम 5 लाख रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। निवेशों और ऋणों का रजिस्टर अगर वो नहीं रखता है तो 2 वर्ष के कारावास की सजा और कम से कम 25,000 रुपये और अधिकतम 1 लाख रुपये तक के दंड से दंडित किया जा सकता है। अगर कोई मिथ्या कथन उसके द्वारा किया जाता है तो धारा 447 के अनुरूप उसको दंडित किया जा सकता है। कोई मिथ्या साक्ष्य करता है, विटनेस अगर गलत तरीके से करता है तो कम से कम 3 वर्ष का और अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास की सजा दी जा सकती है और 10 लाख रुपए तक का अर्थदंड भी दिया जा सकता है। जिन दोषों के लिए कोई दंड व्यवस्था नहीं होती है उससे 10,000 रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है और अगर ऐसे दोष जारी रहते हैं तो पहले दिन के बाद 1,000 रुपये प्रतिदिन तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है जब तक कि ऐसा दोष जारी रहता है। और अगर वो दोबारा से रिपीट होते हैं पुनः किए गए दोष के लिए उस दोष के लिए निर्धारित कारावास की सजा के साथ साथ उस दोष के लिए निर्धारित अर्थदंड की राशि से दुगनी राशि के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है। और अगर गलत तरीकों से संपत्ति बनाता है तो कम से कम 5 लाख रुपए तक के अर्थदंड से उसको दंडित किया जा सकता है। तो कंपनी विधान के अधीन उसके बहुत इम्पोर्टेंट दायित्व हैं जिसके अधीन पालना नहीं होने पर उसको दंडित किया जाता है। तो विधान के अलावा उसके कुछ अनुबंधात्मक दायित्व भी होते हैं जिसमें लापरवाही अगर वो करता है तो क्षतिपूर्ति का दायित्व उसके ऊपर है। कपटपूर्ण कार्य अगर वो करता है तो उसमें भी क्षतिपूर्ति का दायित्व उसका माना जाता है। व्यक्तिगत हित के लिए अगर वो कार्य करता है तो उसका दायित्व माना जाता है। गुप्त लाभों को प्रकट करने का दायित्व भी उसके ऊपर है। सौंपे गए कर्तव्य को पूरा करने का दायित्व उसके ऊपर है। अधिकारों के बाहर अगर कोई वो कार्य करता है तो उसका दायित्व है उसके ऊपर माना जाता है। गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व भी उसका माना गया है। तो इस प्रकार से उसके दायित्व भी अनुबंधात्मक दायित्व भी उसके बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये सारे जो वैधानिक और अनुबंधात्मक दायित्व हैं उसको सही ढंग से निभाने होते हैं।